राधे राधे। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब कोई भी कंपटीशन एग्जाम को देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है और ये टॉपिक आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा और आप लोग ध्यान से समझिए। ये हम सोच रहे हैं कि आप लोग को बहुत ही अच्छी प्रकार से ये यहाँ से आप लोग को समझ में आ जाएगा और यहाँ पे जो भी पॉइंट हम बताएंगे सारे एग्जाम से इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, हम लोग जैसे कि आज हम लोग बुद्धि के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो बुद्धि क्या है? तो बुद्धि वो चीज़ है जो हम एक छोटे थे और छोटे से पढ़ाई करते करते आज हम कहाँ इस स्तर पर जो आज पहुँचे हैं, तो वो बुद्धि का परिणाम ही है जो हम यहाँ तक आ पाए हैं। अगर हमारे पास बुद्धि नहीं रहता तो आज हम यहाँ तक पहुँच पाते नहीं। तो वो चीज़ बुद्धि होता है, ठीक ना। कोई समस्या के बारे में सोचना, सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, ठीक ना, ये सब बुद्धि होती है। तो चलिए डिफिनेशन देखते हैं। तो देखिए, हम पर्यावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता, अमूर्त तर्क करने की क्षमता को ही बुद्धि कहते हैं। पर्यावरण के साथ यानी हमारे आस पड़ोस के साथ समायोजन यानी तालमेल मिलाने के लिए जो हमारे अंदर एबिलिटी यानी क्षमता होती है। उसके बाद अमूर्त यानी कोई भी चीज़ को हम लोग बिना देखे उसके बारे में बोल सकते हैं, तो वो अमूर्त चिंतन होता है। कोई अगर समस्या हमारे पास आया और उस समस्या के बारे में हम चिंतन करके उसको सॉल्व कर लिए, तो ये हमारे अंदर बुद्धि का ही परिणाम है। अब देखिए, जो बुद्धि जो होता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है जो बुद्धि बहुआयामी होता है या एक आयामी होता है। तो याद रखिएगा, बुद्धि हमेशा बहुआयामी होता है। बुद्धि कई प्रकार के होते हैं, बहुआयामी होते हैं, ठीक ना। हम लोग आगे भी इसका क्लास हम लोग पढ़ेंगे, जैसे गार्डनर का थ्योरी थे उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग अभी याद रखिएगा, बुद्धि जो होता है बहुआयामी होता है। उसके बाद ये जो बुद्धि होता है ये स्थायी होता है। जो हमारे अंदर जो बुद्धि जो होता है वो स्थायी रूप से होता है जितना होता है, लेकिन हम लोग पे वो डिपेंड करता है कि हम उस बुद्धि का कितना तक यूज कर पाते हैं, ठीक ना। जैसे पुरुष का कुछ होता है, महिला का कुछ होता है, तो उस आधार पे जैसे पुरुष का होता है 1400 कुछ ग्राम इस टाइप का, महिला का भी कुछ 1200 कुछ ग्राम इस टाइप का कहा जाता है। तो लेकिन ये जो है यूज करने का हम लोग अपना तरीका कैसे हम लोग उस बुद्धि का यूज करते हैं, तो वो डिपेंड करता है जो हम लोग कितना तक यूज कर पाते हैं, ठीक। तो और बुद्धि जो होता है बोलता है जो बुद्धि का विकास कहाँ तक मतलब होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। बुद्धि का जो विकास होता है ये किशोरावस्था यानी 16 से 18 वर्ष तक का उच्चतम जो बुद्धि है उसका विकास हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो सीधा मतलब स्ट्रेट लाइन में जाने लगता है, ठीक ना, क्षैतिज लाइन में। मतलब पहले ऊर्ध्वाधर लाइन में 18 वर्ष तक बढ़ा, सीधी लाइन में जैसे ये ऊर्ध्वाधर ऐसे बढ़ा, उसके बाद 18 साल जैसे हो गया वो ऐसे बुद्धि चलेगा, ठीक ना। तो ये भी याद रखिएगा, उच्चतम विकास बुद्धि का 18 साल तक हो जाता है। यहाँ तक आप लोग को ध्यान में रखना। उसके बाद पूछा जाता है बुद्धि जो है वो परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील कहने का अर्थ होता है कि हम बुद्धि में जितना एफर्ट लगाएंगे, जितना हम उसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे, तो उतने जो बुद्धि का विकास जो है क्या होगा, विकास होगा। तो बुद्धि जो है क्या है, परिवर्तनशील है। तो ये भी याद रखिएगा, बुद्धि बहुआयामी होता है, स्थायी भी होता है और परिवर्तनशील भी होता है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम से। अब देखिए, सबसे पहले बुद्धि का जो अवधारणा या कॉन्सेप्ट है किसने दिया, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले बुद्धि का जो बुद्धि में काम किया था सर्पेंस गाल्टन। ये जो सर्पेंस गाल्टन जो थे ये इंग्लैंड के थे और इन्होंने सबसे पहले बुद्धि में काम किए थे। तो इनको बुद्धि का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो आप लोग सर्पेंस गाल्टन को याद रखिएगा, बुद्धि का जन्मदाता कहा जाता था। इनका कहना था, उसमें हम लोग पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए जो इनका कहना था, जो वही व्यक्ति का जनरेशन को आगे बढ़ाना चाहिए जो मतलब अच्छे मतलब पोस्ट में है, जैसे वकील हो या इंजीनियर हो, मतलब जो अच्छे हैं वही जनरेशन को आगे बढ़ाइए, बाद में कि वो न बढ़ाए। तो ये इसमें कहानी में हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग सिर्फ इसमें जान लेते हैं जो बुद्धि का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है
किसने दिया था? तो वो सर फ्रैंक गाल्टन ने दिया था। ये इंग्लैंड के थे और 1885 में उन्होंने बुद्धि पे सबसे पहले काम किए थे। इतना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सबसे पहले मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मानसिक आयु का जो कॉन्सेप्ट था वो अल्फ्रेड बिने ने दिया था और 1908 में दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जो मानसिक आयु का सबसे पहले कॉन्सेप्ट है वो अल्फ्रेड बिने ने और 1908 में दिए थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंसिया जो है, जिसका अर्थ होता है समझना, इतना याद रखिएगा। उसके बाद बुद्धि लब्धि, ठीक ना, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू के बारे में विलियम स्टर्न और कुहलमान ने 1912 में कॉन्सेप्ट दिया था। ये भी याद रखिएगा। ये देखिए, आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है, बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट जो दिया था वो विलियम स्टर्न ने दिया था और कुहलमान ने दिया था। कब दिया था? 1912 में। ये भी इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो क्या था? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, यानी इसका मेंटल एज या क्रोनोलॉजी एज भी हम लोग कहते हैं। तो देखिए, ये जो बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट अगर पूछ लिया तो स्टर्न में जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये देखिए फॉर्मूला के आधार में, ये फॉर्मूला आईक्यू का ये फॉर्मूला पूछा तो ये पॉलम में स्टर्न आ जाएगा। और फिर जहाँ पे अगर 100 से मल्टीप्लाई हो जाए तो उस कॉन्सेप्ट में हम लोग टर्मन को जाएगा, ठीक है। तो पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, बुद्धि लब्धि का जो कॉन्सेप्ट है स्टर्न ने दिया था, लेकिन स्टर्न ने क्या बताया था? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। मानसिक आयु ये अपने आप नहीं निकलता है, इसका जांच के द्वारा हमारा मानसिक आयु का पता किया जाता है। और वास्तविक आयु वो आयु होता है जो हमारा उम्र, जैसे कि हमारा उम्र अभी कितना है, वर्तमान में जो उम्र है वो वास्तविक आयु हो जाएगा, और मानसिक आयु जो होता है वो जांच द्वारा, वो दोनों को हम भाग देके हम हमारा कितना आयु है निकालता है। जैसे एग्जाम्पल का मेरा मानसिक आयु 10 वर्ष निकला और मेरा उम्र है मान लीजिए 20 वर्ष, तो देखिए कितना, यानी आईक्यू हमारा कितना आया? 1/2 इस टाइप का। तो ये हम एग्जाम्पल के थ्रू निकाले, लेकिन इसमें जो था इसमें फिर काम किया, ये जो फॉर्मूला था इसमें फिर संशोधन किया। इस फॉर्मूला पे जो आईक्यू का जो स्टर्न ने दिया था उसमें फिर से संशोधन हुआ। वह संशोधन के कब हुआ? 1916 में। ये दिया था 1912 में स्टर्न ने दिया था आईक्यू का, ये याद रखिएगा। सबसे पहले आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो स्टर्न ने दिया था। कब दिया था? तो 1912 में। फिर इसके बाद 1916 में टर्मन ने इस पर संशोधन किया, यानी किस पर? जो मानसिक आयु का जो आईक्यू का जो फॉर्मूला दिया था उस फॉर्मूला पर फिर संशोधित किया टर्मन ने, और 1916 में आईक्यू का फॉर्मूला बना मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, यानी उसमें 100 से मल्टीप्लाई करके निकाला। यानी मान लिया जाए, जैसे हम बताए, जो मेरा मान लिया हम लगभग में कोई कुछ मतलब जांच नहीं हुआ है, मान लीजिए मेरा मेंटल एज है 10 वर्ष और मेरा उम्र है 20 वर्ष इंटू 100, तो देखिए 1010 कर दिया और फिर 5 से, तो कितना आया? 50। तो हमारा आईक्यू कितना आया? 50 आया। तो 50 में किसका आता है? अब ये भी देखेंगे, जो 50 आईक्यू आने से तो क्या हो जाता है? मूर्खता, हम तो मूर्ख हैं, ठीक ना। तो ये हम एक समझाने के लिए बताए, जो मानसिक आयु कहीं निकालने का रहेगा तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे कि मानसिक आयु इतना है और उसका वास्तविक आयु इतना है, तो आप लोग को आईक्यू निकालना है। तो आप लोग डायरेक्ट मानसिक आयु ऊपर में बैठा देना है और वास्तविक आयु नीचे में, और मल्टीप्लाई 100 से कर देना। तो जो निकलेगा उस आयु के आधार पे आप उसको चयन कर सकते हैं कि वो कौन सा आयु, यानी प्रतिभाशाली में आया या सामान्य में आया या मूर्ख में आया है। तो उसका भी चार्ट हम अभी समझाएंगे, तो आप लोग को समझ में हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हम निकालने बताए, जो मानसिक आयु दिया रहेगा और जो वास्तविक आयु उसको 100 से गुना करके हम लोग उसका मान निकालेंगे, ठीक ना। तो अब देखिए जिसका जो संशोधन वाला अगर पूछ लिया, जो 1916 में किन्होंने दिया था, तो टर्मन ने, ये भी इम्पोर्टेंट है। और आईक्यू का फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो ये वाला रियल में यही फॉर्मूला बेस्ट है, ये पहले कॉन्सेप्ट दिया था। तो आईक्यू का पहला कॉन्सेप्ट पूछे तो स्टर्न में जाएगा, इतना तक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए टर्मन के द्वारा आईक्यू का जो किस आधार पे, मतलब बच्चा कितना प्रतिभाशाली होता है या मूर्ख होता है या मतलब मंदबुद्धि होता है, तो उसने एक चार्ट के द्वारा दिखाया है। टर्मन का एक चार्ट है, जो इतना से इतना ऊपर रहेगा तो वो प्रतिभाशाली होगा, इतना से रहेगा तो सामान्य होगा या औसत या एवरेज रहेगा, ठीक है। तो हम उस चार्ट को यहाँ पे हम जो इम्पोर्टेंट है वही चार्ट को हम, मतलब चार्ट में जो पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है वही वाला पॉइंट हम बताएंगे। उतना लंबा चौड़ा हम आप लोग को
नहीं रटवाएंगे, काहे कि जो जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वही चीज़ हम बताएंगे। जैसे इसमें देखिए टर्मन के द्वारा IQ, तो देखिए प्रतिभाशाली जो बच्चा है उसका IQ जो होगा 140 से ऊपर होगा, कभी कभी 120 से ऊपर भी, जैसे ऑप्शन में पूछ लिया जो प्रतिभाशाली का मतलब IQ कितना होता है, तो उसमें अगर पूछ रहा है ऑप्शन दिया है 120 से ऊपर, तो वहाँ पे अगर नीचे नहीं है 140 से नीचे नहीं है और 140 से ऊपर दिया हुआ है तो आप लोग वो ऑप्शन मार सकते हैं। लेकिन NCERT में टर्मन का जो चार्ट दिया है वो 140 से अधिक है, तो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद प्रखर बुद्धि भी कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, इसलिए ये भी याद रखिएगा। प्रखर बुद्धि का होता है 120 से 139 तक, ये भी IQ का जो ये मान है ये आप लोग याद रख लीजिएगा। ये जो हम चार्ट में बताएं यही 5 अगर चार्ट को आप लोग याद रख लिए दिमाग में तो आप लोग का क्वेश्चन एक भी नहीं कटेगा। उसके बाद तीव्र बुद्धि का जो IQ होता है 110 से 119, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। उसके बाद सामान्य बुद्धि का होता है 90 से 109, ये तो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट तो ये दोनों है, ठीक ना। उसके बाद जैसे मूर्ख का पूछा जाता है तो वो 70 से कम मूर्ख आता है। तो ये जो चार्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग को हर हाल में ये चार्ट को आप लोग को याद रखना है। उसके बाद फिर यही टर्मन में से फिर एगो बुद्धि में कहीं कहीं पूछ लिया जाता है। रंजोली एगो व्यक्ति का जो नाम थे, उन्होंने बुद्धि के बारे में यानी प्रतिभा गिफ्टेड बच्चे के बारे में एक चार्ट बताया था, वो भी हम यहाँ बता दिए। यहाँ बता देते हैं, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेता है। जो गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं, जैसे कि ये जो घेरा है ये मान लीजिए उच्च सृजनात्मकता यानी उच्च क्रिएटिविटी का ये क्षेत्र है, ये पूरा उच्च क्रिएटिविटी का पूरा क्षेत्र है ये वाला, ठीक ना। उच्च क्रिएटिविटी बच्चे जो होते हैं ये पूरा सर्किल उसका है। उसके बाद उच्च एबिलिटी यानी जिसकी बहुत ज्यादा योग्यता है तो ये वाला सर्किल उच्च एबिलिटी का है। उसके बाद ये जो कमिटमेंट का जो क्षेत्र होता है ये उच्च सहनशीलता यानी कोई भी काम को करने में या लगनशीलता यानी लगे रहने में जो क्षमता होती है, तो वो जो ACC जो होता है ये रेंजोली के अनुसार ये जो बीच वाला जो भाग होता है ये प्रतिभाशाली बच्चे का क्षेत्र होता है, यानी वही बच्चा प्रतिभाशाली होता है जिसके अंदर 3 गुण यानी 3 गुण आप लोग याद रखिएगा। ACC सीमेंट आता है, उस सीमेंट से आप लोग याद कर सकते हैं जो रेंजोली ने बताया था। ACC यानी उच्च एबिलिटी, उच्च क्रिएटिविटी और उच्च कमिटमेंट, यानी जिस बच्चे के अंदर उच्च योग्यता, उच्च सहनशीलता और उच्च सृजनात्मकता होता है वो गॉड गिफ्टेड बच्चे कहलाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये 3 चीज आप लोग उपयोग कीजिएगा। जो प्रतिभाशाली बच्चे के अंदर उच्च सहनशीलता, उच्च योग्यता और उच्च सृजनात्मकता होता है वही बच्चा गिफ्टेड कहलाता है, ठीक ना। तो गिफ्टेड बच्चे का पूछा जाता है तो 2% बच्चे ही होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं, ठीक ना। और 90% बच्चे जो होते हैं 90% ये सामान्य में आते हैं, ठीक ना। ये भी कभी पूछ लेते हैं तो आप लोग याद रखिएगा। 90% बच्चे जो होता है वो सामान्य में होते हैं और 2% बच्चे प्रतिभाशाली में आते हैं, ठीक ना। तो आज का टॉपिक में हम यहाँ से बुद्धि से जितने भी पॉइंट पूछा जाता है वो सारे पॉइंट इस क्लास में पूरा किए हैं, और जो बच्चा है इसका प्रिंसिपल नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा करेंगे। तो आई होप हमको लग रहा है कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। और जो हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जाते जाते हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, टेक केयर।